दोस्तों आप लोग आज टीवी तो देख ही रहे होंगे और जिस तरीके से टीवी आप देख रहे होंगे आपने देखा होगा कि किस तरीके से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हार हो गई और कांग्रेस पार्टी जीरो में सिमटी और जो बीजेपी है वो लगभग 26 सालों बाद सत्ता में वापसी बीजेपी की हो रही है। दोस्तों ये चुनाव है, केवल दिल्ली के लिए चुनाव नहीं था दोस्तों, ये चुनाव का आगे बहुत बड़ा असर देश के सभी भागों में पड़ेगा, देश की राजनीति पर पड़ेगा और देश की आम जनता पर भी इसका असर पड़ेगा। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे, उसके पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों जिस जगह मैं खड़ा हूं इसके पीछे जो पेड़ है दोस्तों वो सभी के सभी आंवले के पेड़ हैं। और दोस्तों आपको ताज्जुब लगेगा कि आंवले के पेड़ लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास सीधे आंवला का पेड़ आगे भरा पड़ा है। दोस्तों यहाँ इतना ज़्यादा आंवला का पेड़ है कि अगर मैं पैदल चलना शुरू करूँ या मैं या आप कोई भी तो आधे घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये आंवले का पेड़ खत्म नहीं होगा। दोस्तों एक जगह मेरा इतना प्रिय है कि मैं अक्सर यहाँ पाया जाता हूँ। जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, जो करीब से मुझे जानते हैं, वो ये बात जानते होंगे कि ये मेरा एक अघोषित पता है, अघोषित ठिकाना है, मैं अक्सर ही पाया जाता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो बीजेपी की जो जीत है दिल्ली में, वो केवल बीजेपी की जीत तक ही सीमित नहीं है, इसका भविष्य में राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और उसके बाद जानेंगे कि आम आदमी पर इस चुनाव का क्या असर पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले राजनीति पर असर पड़ने की बात करें, राजनीतिक पार्टियों पर असर पड़ने की बात करें तो उसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि 2010 के बाद से कांग्रेस की खराब स्थिति होते गई और इस स्थिति का फायदा क्षेत्रीय दल उठाना शुरू कर दिए। दोस्तों क्षेत्रीय दल कांग्रेस से बहुत एकदम निम्न लेवल तक गिर के क्षेत्रीय दल एकदम नीचे तक आकर कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करते हैं। दोस्तों कांग्रेस के साथ जो नेगोशिएशन है ना, वो कांग्रेस की खराब स्थिति के कारण करते हैं और वो दल ये बात दावा ही भरते हैं कि हमारे बिना आपकी जीत नहीं होगी। अब दोस्तों सोच लो, मान लो कि अभी अभी कांग्रेस पार्टी की 5 सीट आ जाती, 10 सीट आ जाती मान लो, और केजरीवाल की जो सीटें हैं वो बहुमत में पहुंच जाती और बीजेपी हार भी जाता। उससे क्या फर्क पड़ता, क्या मैसेज जाता? दोस्तों मैसेज ये जाता साफ साफ कि केजरीवाल ये कहते कि हम अकेले मोदी को हराने में सक्षम है, कोई जरूरत नहीं कांग्रेस की। बाकी जो पार्टियां हैं देश की क्षेत्रीय पार्टियां, वो ये उदाहरण केजरीवाल का बनाकर कहती कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं, या तो कांग्रेस को भाव नहीं देती और नहीं तो कांग्रेस के साथ बहुत गंदे तरीके से नेगोशिएट करती। तो दोस्तों एक कांग्रेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा घाटेदायक होता और अभी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी बात जान रहा होगा कि अच्छा हुआ केजरीवाल की सरकार न बनी, हम जीरो पर है, ये कांग्रेस को दुख नहीं होगा। और दोस्तों आपको ताज्जुब भी लगेगा कि इस चुनाव में अगर बीजेपी के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा फायदा होगा है तो कांग्रेस पार्टी का है, और बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा कोई सुखी होगा ना तो कांग्रेस पार्टी के भी नेता ही दिल्ली में होंगे। दोस्तों ये अजीब लगेगा लेकिन सच्चाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पहले से ही अनुमान था कि मैं जीतने वाला तो हूँ नहीं, और वो मन ही मन चाह भी रहा था कि कम से कम एटलीस्ट केजरीवाल हारे। दोस्तों कांग्रेस पार्टी अब ये बात चाह रही है कि ये मैटर बीजेपी कांग्रेस ना बने। दोस्तों तो हड़बड़ा के पीछे देखना पड़ता, कोई सांप वाप तो नहीं आ गया, ये सब जगह है उस टाइप का। तो दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी अब खुद चाह ही रही है कि अब कोई तीसरी पार्टी हस्तक्षेप ना करे। कभी भी कोई भी चुनाव होना तो उसमें मेन पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ही रहे, तीसरी पार्टी ये ना करे। अब दोस्तों जिस तरीके से केजरीवाल हारा है, अब क्षेत्रीय पार्टियां की जगह पर कांग्रेस अब नेगोशिएट करेगी। अब बाकी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को साफ साफ कहेगी कि देखो भैया केजरीवाल अकेले लड़े, मेरे से अलग होकर लड़े, क्या हुआ, हार गए ना, क्या फर्क पड़ा। अब आप लोग मेरे साथ लड़ोगे साथ तो ठीक है, और नहीं तो हमारा जो होगा तो होगा, तुम्हारी क्षेत्रीय चीजें भी नहीं चलेगी, क्योंकि भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक अब बढ़ने लग गया है। और दोस्तों आप लोग को एक बात बता दूं, ये बात हर बड़ा व्यक्ति, हर बड़ा नेता, हर जानकार जानता है कि 2024 का जो भाजपा की हार थी वो दोस्तों भाजपा का आरएसएस के बीच तनातनी और भाजपा का थोड़ा सा घमंड के कारण हार हुई है, क्योंकि उन्होंने आरएसएस के नेताओं को बहुत कुछ बोला था और आरएसएस के जो नेता थे उनसे नाराज भी थे। लेकिन दोस्तों आरएसएस और भाजपा की दोस्ती किसी छिपी नहीं है। उसके बाद भाजपा को अपनी भूल का एहसास भी हुआ और हरियाणा में आरएसएस ने भाजपा को, साथ वाला कभी तनातनी होती है, भाजपा की पुरानी चीज़ों को भूलकर पूरा साथ दिया और हरियाणा में जीत गया।
दोस्तों मैं अपने मित्रों से कहा करता था कि महाराष्ट्र में भाजपा जीतेगी, क्यों? क्योंकि अब आरएसएस भाजपा का साथ दे रही है, गली नुक्कड़ सब में प्रचार कर रही है और दिल्ली के लिए ही बात बोल रहा था। दोस्तों भाजपा के लिए अब विजय रथ बढ़ गया है। अब एक कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को ये बात कहेगा कि अब तुम मेरे साथ मिलकर लड़ो, नहीं तो तुम भी अपना असर जान लो, ये मत सोचना कि क्षेत्रीय वोट मुझे मिल जाता है। देख लो केजरीवाल का हाल। और दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल भी दिख चुका है। जम्मू कश्मीर से भी एक नेता का बयान आया था, बहुत बड़े नेता हैं, और अलग अलग रहो और कराओ ऐसा हालत। तो दोस्तों ये चुनाव में भाजपा के बाद कोई अगर खुश है और सुखी है तो कांग्रेस पार्टी है, और इससे कांग्रेस पार्टी अगर अच्छे से इस चीज़ को यूटिलाइज कर सके तो उसका भविष्य में उभरने का एक अच्छा साधन बन सकता है। अब दोस्तों हम लोग दूसरी बात ये करते हैं कि इससे आम जनता पर क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दूं, केजरीवाल की राजनीति ऐसी राजनीति है दोस्तों जो केवल बातों की राजनीति साबित हुई है। दोस्तों कोई नेता का, इतने बड़े लोग का अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अभी के समय में नेता का अपनी जनता के बीच में विश्वसनीयता बना रहना जरूरी है, और नेता को अपनी बातों पर भी कायम रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखेंगे तो ये बात देखेंगे कि केजरीवाल जब 2013 में, जब दिसंबर में जब चुनाव जीते थे, उसके पहले जब मैदान में आए थे, अन्ना आंदोलन से केजरीवाल की पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल भी चमके अन्ना आंदोलन के बाद से। दोस्तों उस वक्त उनका प्रमुख मुद्दा यही था कि भ्रष्टाचार मुद्दा था, और साथ में ये भी मुद्दा था कि इतने सारे पैसों का ये नेता करते क्या हैं, ये सेवक ही तो हैं, उनको इतने सारे पेमेंट की क्या जरूरत है। केजरीवाल हर जगह बोला करते थे कि हम जब जीतेंगे तो हमारे विधायक 1/4 पेमेंट लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, कोई भी चीज़ नहीं लेंगे। दोस्तों केजरीवाल चुनाव 2013 दिसंबर में जीत गए, लेकिन बहुत सारी कारणों से फिर केजरीवाल ने स्वतः इस्तीफा दे दिया, भंग हो गई। फिर 2015 के शुरुआती महीनों में ही चुनाव हुआ और केजरीवाल बहुमत से जीते, बहुत तगड़े बम्पर बहुमत से। दोस्तों उसके बाद जनता उनसे कुछ उम्मीद और आस लगाए बैठी थी। केजरीवाल वो थे जो मितव्ययिता, मतलब बेमतलब के खर्चे वगैरह के विरोधी थे, लेकिन कुछ ही दिन गुजरे नहीं कि केजरीवाल बंगला बहुत बड़ा उठाने लग गए। दोस्तों अभी शीश महल के नाम से उनका बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर आलोचना भी हुआ था। इन्होंने जब कोरोना की महामारी के समय ऐसे बंगले का निर्माण कराया ना, पहले केजरीवाल कहते थे कि हम सुख सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा निर्माण मुख्यमंत्री भवन का करवा दिया कि वैसा मुख्यमंत्री का निवास स्थल देश में उतना लग्जरी नहीं है। लाखों के पर्दे, लाखों के कमोड, करोड़ों के टाइल्स। तो दोस्तों जनता के दिमाग में ये बात गया कि नहीं, ये बस बातें बोलता है, करता नहीं है। दोस्तों केजरीवाल कहा करते थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे और जो भी विधानसभा के जो हमारे जो विधायक हैं 1/4 पेमेंट लेंगे, लेकिन दोस्तों सरकार बनने के बाद वो अपने पेमेंट को कई राज्यों से अपने विधायकों का दुगना कर दिए। तो दोस्तों जनता के दिमाग में ये बात गया कि पहले विधायक का पेमेंट 1/4 बोलता था, तो दुगना कर दिया। उसके बाद में केजरीवाल का एक तर्क दिया गया कि लोग भ्रष्टाचार इसीलिए करते हैं कि उनको कम तनख्वाह मिलती है, हम उनकी तनख्वाह को बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। दोस्तों तो ये बात तो आंदोलन के समय भी कह सकते थे कि अब जो कांग्रेस के विरोध में जो आंदोलन है, वो आंदोलन में विरोध की जगह पर ये कह सकते थे कि कांग्रेस के विधायकों का पेमेंट बढ़ाओ। दोस्तों केजरीवाल हर तरीके से जो चीज़ का विरोध करते, जैसे गाड़ी नहीं लेंगे, उनकी गाड़ी भी देख लीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात वो कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे। और दोस्तों शायद संभवतः दिल्ली के केजरीवाल ही ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो 2-2 राज्यों के पुलिस की सुरक्षा एक साथ लेते हैं, पंजाब पुलिस की भी और दिल्ली पुलिस की भी। तो दोस्तों जनता के दिमाग में ये बात चला गया और जनता ये बात समझ गई कि ऐसा कथनी करनी का अंतर वाला नेता नहीं चाहिए। और दोस्तों केजरीवाल अपने बच्चों का लेकर शपथ खाए थे कि हम कांग्रेस का भी गठबंधन नहीं करेंगे, उन लोग कांग्रेस गठबंधन भी किया। तो ये भी उनके नज़रों में केजरीवाल का थोड़ा सा लेवल गिरा। अब दोस्तों इस चुनाव के हार के बाद दोस्तों जनता के बीच और जनता से ज़्यादा नेताओं के बीच मैसेज जाएगा कि अब हमें ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जो पूरा ना कर सको। और दोस्तों बाकी नेता अब ये सोचेंगे कि बढ़-बढ़ की बातें नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, केजरीवाल अपनी पार्टी में या अपने काम में केवल और केवल काम ज़्यादा, बातें कम, केवल बातें। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के वो मुख्यमंत्री न हो, दिल्ली में भी कोई चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति है। हर बात पे आरोप, हर बात में आरोप और हर बात में बातें। दोस्तों जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो उनको जनता के सामने ये सबूत पेश करने चाहिए थे, प्रमाण देना चाहिए थे।
और अदालत में भी अपने सबूत को पेश करना चाहिए था अपने बचाव में, लेकिन वो जनता के सामने क्यों एक ही बात बोलते रहा कि बीजेपी फंसा रही है। तो अरे भैया, जनता इतना तो समझता है ना कि आप जैसे बड़े नेताओं को ऐसे नहीं उठा सकता, कुछ तो बात होगी। अब प्रमाण तो ऐसा, लेकिन केजरीवाल वो सब नहीं दिए, हमेशा गोल-मोल बातें करते रहे और जनता को ये समझते रहे कि जनता तो समझती नहीं है, कुछ भी बोलते रहे। तो अब दोस्तों जो बाकी जो नेतागण हैं, उनके दिमाग में बात बैठेगा कि जनता के सामने सोच समझ के बोलो, जनता ये सारी चीज़ें जानती है और समझती है। तो दोस्तों जनता पर प्रभाव ये पड़ेगा और एक पॉजिटिव प्रभाव ये पड़ेगा कि अब आने वाले समय में नेताओं को अब ऐसी बातें नहीं करनी पड़ेगी जो पूरा न कर सके और जनता की भावनाओं के साथ खेलना बंद करना पड़ेगा और गोल-मोल बातों की जगह पर काम करना पड़ेगा, काम, और अपने वादों को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद केवल बयानबाजी में ही समय बिता देते हैं। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जीत का एक और कारण बता रहा हूं, और वो जीत का कारण ही बाकी जनता के कल्याण का कारण बनता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में अभी जब चुनाव था तो बीजेपी ने ये बात घोषणा किया था चुनावी घोषणा में कि अगर हम जीत गए तो हर महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, और दोस्तों रिजल्ट आने के 2 से 3 महीने के अंदर ही 1000 रुपये चालू कर दिए। 8 मार्च महिला दिवस के दिन से हर महिला खाते में 1000 रुपये देना शुरू कर दिए। और दोस्तों वही बीजेपी, वही नरेंद्र मोदी घोषणा किए दिल्ली में कि हम महिलाओं को 2100 या 2,500 या 3000, जो भी, मुझे एक आंकड़ा एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने महिलाओं को 2100 कम से कम या उससे ज़्यादा देने की बात की थी। और दोस्तों मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ, अभी से मतलब अभी से बीजेपी जीत गई है दिल्ली में। हर महिलाओं को अब मंथली इतने मिनिमम 2100 रुपये उनके खाते में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं बीजेपी को पर्सनली जानना, कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत डीपली स्टडी किया हूँ। ये जो वादा करती है ना, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में तोड़ती है। अब दोस्तों कई लोग कुछ भी इसमें मैसेज करके बोल सकते हैं कि अरे यार बीजेपी तो अभी ये वादा किया था, मतलब 15 लाख हर एक के खाते में जाएंगे, ये जुमलेबाज है। दोस्तों मैं आप लोग को कह रहा हूँ, कोई ऐसा वीडियो ढूंढ के दिखाओ जिसमें बीजेपी या नरेंद्र मोदी ये बात बोली हो, वो सब में मैं नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों यही फायदा होगा आम जनता को कि अब इन्हें ऐसा नेता भविष्य में मिलेगा ना, जो इनकी भावनाओं को समझेंगे और जो उल्टे सीधे बातें करने से बचेंगे। और दोस्तों अभी बस कुछ ही महीनों में बिहार में भी चुनाव होने वाला है और दिल्ली चुनाव का जो परिणाम का असर बिहार के चुनाव में देखने को मिलेगा। और दोस्तों अब एक अच्छी राजनीति शुरू हो रही है, यही बात इस वीडियो का कंक्लूजन के तौर पर मैं कहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी कोई एंजॉय करिए, कोई ऐसे खुले मस्त जगह में, मैं भी अब एंजॉय करता हूँ।